बच्चों, आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बच्चों ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1 सितंबर 1939 और चलता कब तक है? 2 सितंबर 1945 को जाकर ये एंड हो जाता है। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट होता है एंड 2 सितंबर 1945 में एंड होता है। एंड जो बच्चों इसके कॉजेज हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो आइए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला कॉज है ट्रीटी ऑफ वर्साई। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसी ट्रीटी ऑफ वर्साई में कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी गई जो रूट कॉज बनी फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकंड, इटली एंड जर्मनी में जो राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, जो दो बड़े पावर जैसे हिटलर एंड मुसोलिनी आ गए थे, इन लोगों ने भी, ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। थर्ड कॉज है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अभी इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस भी करेंगे एलोबोरेट करके। उसके बाद चौथा पॉइंट जो बच्चों है वो है फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों? जापानीज इन्वेंशन ऑन चाइना, कि जब जापान ने चाइना पे इन्वेशन कर दिया था, अटैक कर दिया था, एंड जो इमीडिएट कॉज बना था वो क्या था? जर्मन हिटलर का इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉज। सर, ये क्या है? एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। बच्चों, ये जो मेजर ब्लॉक्स जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड किया था, पार्टिसिपेट किया था, इनके बीच मेजर वॉर हुए थे। ऐसे जर्मनी, इटली एंड जापान, ये आते थे एक्सिस पावर के अंदर। फिर ब्रिटेन, फ्रांस एंड बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया था, ये आते थे अलाइड पावर के अंदर। आज हम इस वीडियो, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कॉजेस देखे थे, अब उन कॉजेस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कॉजेस को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला कॉज जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो ट्रीटी ऑफ वर्साई। बच्चों, ट्रीटी ऑफ वर्साई बनाया इसलिए गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 1 को फिनिश किया जाए, बट उसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशन रखे गए जो रूट कॉज बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सर, वो कंडीशन क्या थे? आइए बात करते हैं। वो कंडीशन क्या था? कि पहला कंडीशन ये था कि जर्मन को फोर्स किया गया। क्या फोर्स किया गया? कि भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इस वॉर के लिए, तो आप वॉर इंडेमिनिटी दो। तुमने वॉर शुरू की है तो इसके बदले हम सब का जो लॉस हुआ है उसके लिए पैसे दो। एंड पैसे ही मत दो, साथ में अपनी लैंड भी दो। ठीक है, जो तुम्हारी कॉलोनी है अफ्रीका में, एशिया में, वो कॉलोनी भी हमें दो। ठीक है, पे ह्यूज मनी, रिड्यूस करो अपनी आर्मी को और नेवी को। हमें किसी कंट्री की आर्मी को कंट्रोल करो, नेवी को कंट्रोल करो, उस पे बैन लगाओ, सैंक्शंस लगाओ, उनकी कॉलोनी लो, लैंड लो। कितनी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट है, कितनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन की बात है। आगे अभी यही नहीं हुआ, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा, और इन सब चीजों ने जर्मन के अंदर एक तरह का इंसल्ट, एक तरह का एंग्री भर दिया, एक तरह का गुस्सा पैदा कर दिया, जिससे वहां पे ग्राउंड तैयार हो गया। किस चीज के लिए? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, और जो जाके बाद में बना नाजी। और यही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आगे जाके हिटलर फॉलो करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। उसके बाद जो राइज ऑफ नाजिज्म और फैसिज्म की बात करें तो बच्चों वहां पे होता क्या? राइज होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट रूलर्स, जैसे हिटलर और मुसोलिनी। कहां पे? इटली और जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हिटलर है और मुसोलिनी कहां है? अब वो हमारा फैसिज्म इटली में वो रूल करता है। अब मुसोलिनी ने क्या किया? उसने स्टार्टेड यूजिंग फोर्सफुल एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। अपने लोगों के अंदर एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की फीलिंग डाली, जिससे जाके वो अपने कंट्री को और एक्सपैंड करेंगे और पावरफुल होंगे। इसके लिए एग्रेसिव नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाई। और हिटलर ने तो ट्रीटी ऑफ वर्साई को ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमें ह्यूमिलिएशन फील हुआ है, हमें ह्यूमिलिएट किया गया है, हम उसका रिवेंज तो लेकर रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसने स्ट्रॉन्ग जर्मन आर्मी बनाई और एक एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया। क्यों? ताकि वो न्यू कैप्चर कर सके, न्यू एरिया को कैप्चर कर सके। बच्चों, उसके साथ साथ जब ये सब हो रहा था तो ब्रिटेन और फ्रांस ने ये होने क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो कर रखा था। क्या रीजन है? क्योंकि पता है ब्रिटेन को और फ्रांस को कि जर्मनी को इन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया है। तो क्या हुआ कि जब बाद में हिटलर आया, उसने कुछ एग्रेसिव पॉलिसी दिखाना शुरू किया, तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने उसको
एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ एग्रेसिव नेशन जस्ट टू अवॉइड द फाइट, मतलब एक वॉर को अवॉइड करने के लिए जो एग्रेसिव नेशन है उसके कुछ डिमांड्स को मान लेना, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस को पता था इनके साथ एडजस्टेड हुआ है, तो ठीक है, थोड़ी सी इनकी बात, इनके डिमांड्स मान लो। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि जब इन लोगों ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो किया, जिससे हिटलर को कॉन्फिडेंस आया, मुसोलिनी को कॉन्फिडेंस आया, और इन लोगों ने वर्ल्ड को एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के दहलीज पर ले जाके खड़ा कर दिया। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस keep them calm by giving them what they wanted and they feared what they wanted, जो वो चाहते थे वो उनको दे दिया। अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस का एक और भी डर था। वो डर क्या था कि रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। अब उनको डर ये था कि कहीं अगर हिटलर ने या मुसोलिनी ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया तो पूरा का पूरा यूरोप में जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो किया, क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होता है कि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है, और यूरोप में प्राइवेट ओनरशिप चल रहा था। इसलिए इन लोगों ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को और भी फॉलो किया, जिसकी वजह से कंडीशंस और खराब होती गई। बच्चों, जो अगला कॉज है अब वो है फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग को बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि आगे अब कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, बट कंडीशन क्या है, लीग का एम क्या था कि स्टॉप करो वॉर को और कोई आगे वॉर ना हो, इसके लिए, ताकि मेंटेन करा जाए, टू स्टॉप वॉर एंड पीस, टू कीप पीस इन द वर्ल्ड। बट हुआ क्या? हुआ ये कि भाई साहब यूएसए ने तो ज्वाइन नहीं किया लीग को। ठीक है, पहली बात, पावरफुल नेशन यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया लीग को। दूसरी बात, अब इटली और जर्मनी ने लीग की परवाह ही नहीं करी। लीग जो भी कहता था ये उसको मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, एग्रेसिव नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। एंड अगर पहली बात करें एम कि इनका काम था वॉर को रोकना, दूसरी बात करें कि यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया, तीसरी बात करें कि इटली और जर्मनी ने इनकी केयर ही नहीं करी लीग ऑफ नेशन की, और जो भी नेशन ज्वाइन थे उन लोगों ने भी लीग के रूल्स को फॉलो नहीं किया। लीग जो भी कहता था उसके अगेंस्ट ही करते थे या उसकी बात मानते नहीं थे। अब सर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर? ठीक है, ये सारी कंडीशन चल रही थी, बट ट्रिगर पॉइंट क्या था जिससे वो चीजें स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? तो बच्चों, इमीडिएट कॉज जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का है वो हिटलर ने जब पोलैंड पे अटैक किया। सर क्यों अटैक किया पोलैंड पे? तो हिटलर ने जो पोलैंड पे अटैक किया उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि ट्रीटी ऑफ वर्सली में इन 1990 कि जो जर्मनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जर्मनी सेपरेट कर दिया गया था, किसमें? टू पार्ट्स में। क्यों सेपरेट किया गया था? सिर्फ एक नेशन के लिए, ताकि उस नेशन जो कौन सा नेशन है? पोलैंड, ताकि पोलैंड को लैंड रूट अवेलेबल हो सके सी तक। पोलैंड को लैंड रूट देने के लिए सी तक पूरा का पूरा जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। एंड जर्मनी का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ डेंजिंग, ये भी पोलैंड को दे दिया गया था। एंड जर्मन को यह लगता था कि भाई साहब ये तो एक तरीके से बिल्कुल मेरे नेशन को डिवाइड कर दिया गया पोलैंड के लिए। तो एक तो ह्यूमिलिएशन का कॉस्ट था ही, उसके साथ साथ जर्मन के लिए ये पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को वो ईस्ट प्रशिया जो जर्मन का ही पार्ट है उससे ये पोर्ट कनेक्ट करता था, वेस्टर्न जर्मन को ईस्ट प्रशिया से कनेक्ट भी करता था, जिसके लिए सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, और यही इमीडिएट कॉज बना, ट्रिगर पॉइंट बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट। बल्कि हिटलर ने रशिया के साथ नॉन एग्रेसिव पॉलिसी साइन कर रखा था, इसके बाद भी हिटलर ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर। बच्चों, कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने के बाद अब बारी है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें। देखना है? आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो यही है कि जो एक्सिस पावर है, जिसमें आपका जर्मनी है, इटली है एंड जापान है, उनकी डिफीट होती है, तभी तो वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? डिफीट ऑफ एक्सिस पावर। भाई कैसे डिफीट हुआ, आइए समझते हैं। सबसे पहले इटली डिफीट हुआ। ठीक है, 1942 के बाद कंडीशंस खराब होने लगी एक्सिस पावर के लिए, और सबसे पहले जो डिफीट हुआ वो हुआ इटली। एंड जर्मनी जब हारा तो हिटलर ने खुद को शूट कर लिया। 30 अप्रैल 1945 जर्मनी भी हार गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जापान बचा। ठीक है, एक्सेस पावर में कौन है? इटली है, जर्मनी है, जापान है। इटली सबसे पहले हारा,
फिर हिटलर का शूट आउट हो गया, हिटलर ने खुद शूट किया था अपने आप को उसके जर्मनी के हारने के बाद। एंड सेकंड जब और थर्ड नंबर पे आया जापान। जापान से पहला किया गया, पहले कहा गया भाई साहब आप सरेंडर करो। जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो अमेरिका ने पर्ल हार्बर अटैक की वजह से इन पे एटम बॉम्ब गिरा दिया, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड उसके बाद जर्मनी ने हिटलर ने अपने आप को सुसाइड किया और जर्मनी हार गया। उसके बाद जर्मनी को डिवाइड किया गया डिफरेंट जोन्स में। जो वेस्ट जर्मनी है उसको बनाया गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एंड जो ईस्ट जर्मनी है उसको बनाया गया जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जापान, और जापान कंट्रोल किसने किया? जापान वाज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन आर्मी। 1945 से लेके 1952 तक जापान पे अमेरिकन आर्मी का कंट्रोल था। अच्छा, दो वॉर देखने के बाद, डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सब होने के बाद इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था ये, जिसे हम कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं। फिर जो बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड के, जो मेजर पावर थे, जैसे यूएसए के रोजवेल्ट, ठीक है, ब्रिटेन के चर्चिल और यूएसएसआर के स्टालिन, इन तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो फर्दर ऐसे वॉर को होने ही ना दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे जिससे ये अब वॉर हो ना, और एक कोई भी डिस्प्यूट्स हो उसको डायलॉग के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया जाए, सॉल्व किया जा सके। तो इन लोगों ने डिसाइड किया टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कहां? एट सैन फ्रांसिस्को। एंड वहां पे ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन चार्टर। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 में यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनकर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक अगली कंडीशन आई जो कि कहते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस वर कोल्ड वॉर। सर, कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो कंट्री डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, दो कंट्रीज आपस में डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, बट दे वांट टू बिकम मोर पावरफुल एंड दे ट्राई टू वीकन ईच अदर विदाउट डायरेक्ट फाइटिंग। सामने आके फाइट नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सामने वाले को वीक करने की भी पॉलिसी यूज करते हैं। इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब देखोगे कोल्ड वॉर में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर साथ में थे, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका पावरफुल होने की कोशिश करता है, यूएसएसआर भी, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यूएसए एंड यूएसएसआर सेम साइड थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन बाद में क्या है, इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। और एक दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में बट जाती है। एक पार्ट को लीड कर रहा होता है यूएसए, एक पार्ट को लीड कर रहा होता है यूएसएसआर। जिसको यूएसएसआर लीड करता है उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट ब्लॉक या वेस्टर्न ब्लॉक। जिसको यूएसए लीड कर रहा होता है उसको हम डेमोक्रेटिक या कैथोलिक ब्लॉक या वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। तभी जाके इंडिया नया इंडिपेंडेंस हुआ था, इसने इंडिपेंडेंस को इसको मिली थी, इसीलिए हम जाके नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, अभी हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके पढ़ाई में थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको और किन किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसमें भी आपको वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।